हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस फॉर क्लास 8। सो आज हम करेंगे चैप्टर साइंस की क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 3। देखो, पिछले दो वीडियोस में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 कराया था, जिसमें हमने हाफ चैप्टर हमने कंप्लीट कर ही लिया था। और अब हम करेंगे हार्वेस्टिंग एक टॉपिक है, उससे शुरू। हाँ, ये रहा। हम हार्वेस्टिंग से शुरू करेंगे क्योंकि हमने ये ऊपर का पूरा पढ़ लिया था। अब हम हार्वेस्टिंग से शुरू करते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर इज़ हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप पूरा ग्रो हो जाता है, उसके बाद जब हम उसको कट करते हैं, तब हार्वेस्टिंग कहते हैं उसको। देखो, आपने बैसाखी के बारे में सुना है। बैसाखी के फेस्टिवल के टाइम पे हार्वेस्टिंग होती है। उस टाइम पे कट करा जाता है प्लांट्स को। बैसाखी के टाइम पे, ये मैं एक हिंट टाइप दे रही हूँ, तो उसी टाइम पे हार्वेस्टिंग करी जाती है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। क्रॉप्स को निकाला जाता है हल्के से और उसको कट करा जाता है ग्राउंड के जस्ट पास से। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर द सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। ये 3 से 4 मंथ तो लेता ही है क्रॉप्स को मैच्योर होने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर रन बाय मैन्युअली बाय सिकल। और देखो, सिकल ही होता है, ऐसा देखा होगा गाँव में आपने। ओके, ये हार्वेस्टिंग आइदर हम मैनुअली यानी मैन यानी इंसान ही कर सकते हैं सिकल, या मशीन को कहते हैं हार्वेस्टर। ठीक है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन नीड्स टू बी सेपरेटेड। जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं ना, तो जो ग्रेन होता है ना, जो ग्रो होता है, उसको हमें सेपरेट करना चाहिए उसके शाफ्ट से। अब देखो, हाँ, फ्रॉम द शाफ्ट। जो सपोज शाफ्ट क्या होता है, अब शाफ्ट ना एक एडिशनल कवरिंग होती है सीड की। ठीक है, आप ये सिंपल लिख सकते हैं, कवरिंग ऑफ सीड इज़ द शाफ्ट। ठीक है। सीड, जैसे सपोज ये सीड है, इसके आउटर कवरिंग को ही हम शाफ्ट बोलते हैं। तो शाफ्ट को हटा देना, यानी इसके आउटर कवरिंग को ही हटाते हैं ना जब हम। देखो, in the harvested crop the grain needs to be separated from the shaft। तो जब हम उसके शाफ्ट से उसको सेपरेट करते हैं, उसी प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। देखो, इसको भी हम एक मशीन होती है, कंबाइन कहते हैं। ये देखो, ये कंबाइन मशीन है, विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर यानी सीड को उसके सीड की शाफ्ट को उससे रिमूव कर देना, सेपरेट कर देना। और ये एक टाइप का हार्वेस्टर भी होता है। हार्वेस्टर मैंने आपको बताया था। हार्वेस्टर वो होता है जिसको हम जो हम वो होते हैं, इन फसलों को काटने वाला ही हार्वेस्टर होता है। पहली बोल रही है, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न बाय फार्मर्स। पहली इज वरीड। देखो, कभी कभी क्या होता है, हार्वेस्टिंग करने के बाद ना कुछ पौधे टाइप ना रह ही जाते हैं। पहली बहुत वरीड है कि ये फार्मर्स जो होते हैं उनको जला देते हैं। पहली वरीड है, शी नोज दैट, वो जानती है कि इसको इससे ना ये पोल्यूशन भी होता है। इट में ऑल्सो कैच फायर इज द क्रॉप। हाँ, स्टब्स मतलब होता है। तो जो स्टब होता है वो बेसिकली कहाँ पे थे, हाँ, स्टब होता है वो बेसिकली लेफ़्ट ओवर पार्ट होता है। पहली अब सोचते हैं कि ये फायर भी कैच कर सकता है, और जो क्रॉप्स हैं ना, जो फील्ड्स हैं, उसको भी ख़राब कर सकता है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शाफ्ट बाय विनोइंग। वो ना ग्रेन और जो शाफ्ट होता है ना, जिनकी छोटी छोटी लैंड होती है, उसको विनोइंग की हेल्प से कर देते हैं। विनोइंग, देखो, हमने क्लास 6 में भी पढ़ रखा है। विनोइंग मशीन कुछ ऐसी होती है। हाँ, विनोइंग मशीन कुछ ऐसी होती है। ठीक है। हाँ, विनोइंग मशीन ये रही। हाँ, अब हम आ जाते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स में। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स वाला टॉपिक पे आ जाते हैं हम।
After 3 or 4 months of hard work in 3 comes of the land of harvest. Just a second. हाँ, अब अच्छे से कर देंगे. After 3 or 4 months of the hard work, there comes the day of harvest. जब 3-4 महीने हार्ड वर्क फार्मर्स करते हैं, फिर आता है एक दिन जब हार्वेस्ट होता है. The sight of golden fields of standing crop laden with grain fills the hearts of farmers with joy and a sense of well-being. देखो फिर ना फार्मर्स बहुत खुश हो जाते हैं. देखो क्योंकि क्या होता है 3-4 महीने जब वो इतनी मेहनत करते हैं और फिर जब उनके क्रॉप्स मतलब जब उनके जो वो क्रॉप्स ग्रोन होते हैं ना, तब जो उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम होता है वो. ठीक है. हाँ. The efforts of the past season have borne fruit. देखो जब वो 3-4 महीने में वो जितने एफर्ट्स करते हैं, उसके बाद जो फ्रूट उनको मिलता है यानी फल उनको जो मिलता है, वो थोड़ा सा इंजॉय और रिलैक्स करने का टाइम होता है. सो द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज़ दस अ ग्रेट ऑफ जॉय. ये देखो हार्वेस्ट का मीनिंग ही होता है हैप्पीनेस. मतलब इंडिया के हर एक पार्ट पे हैप्पीनेस. मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट एंथुसियाज्म के साथ एकदम जोश से उसको सेलिब्रेट करते हैं. स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली एंड नबनिया एंड बिहू. तो ये सब कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं. हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं. दिस इज़ शायद लास्ट टॉपिक. हाँ, ये तो छोटा ही है, सो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं. स्टोरेज, ये हमारा नाउ नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज. सो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क होता है स्टोरेज. बट क्यों होता है, लेट्स सी. हाँ, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रीन्स आर टू बी. अब देखो जो ग्रीन्स होते हैं हार्वेस्ट किए जाने वाले, अगर उनको देर तक रखना है तो उनको सेफ़ और मॉइस्चर वाली जगह पे रखना चाहिए. सॉरी मॉइस्चर वाली जगह पे नहीं, उनको मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रखना चाहिए. हाँ, हार्वेस्टेड ग्रीन्स हैव मोर मॉइस्चर. हार्वेस्टेड ग्रीन्स में मेनली बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है. इफ़ अगर फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रीन्स का अगर हम ग्रीन्स यानी सीड्स का अगर हम स्टोर कर देते हैं बिना उनको सुखाए, सो स्पॉइल्ड हो जाते हैं. देखो उन पे ना ऑर्गेनिजम्स आ जाती हैं, क्योंकि हमेशा मॉइस्चर वाली जगह पे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं. सो उसको पहले ड्राई करना चाहिए, तभी उनको स्टोरेज पहले रख देना चाहिए. Hence before storing them the grains are properly dried in the sun. ग्रेन्स को पहले से ड्राई कर दिया जाता है सन में, ताकि उससे मॉइस्चर कम हो जाए. दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट, बैक्टीरिया, फंगी और इंसेक्ट पेस्ट से भी इनके अटैक से भी प्रोटेक्ट करता है. I saw my mother putting some dried neem leaves in an iron drum containing wheat. I wonder why. So देखो, हाँ, ये कुछ सिलोज होते हैं. सिलोज फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन अ गनी बैग इन ग्रैनरीज. नाउ सिलोज क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे सिलोज. बेसिकली सिलोज ना कुछ ऐसे टैंक्स होते हैं. मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिख के दूँ. सो सिलोज होते हैं कुछ ऐसे टैंक्स विच आर यूज्ड let me keep it here, which are used for large scale storage of grains. हाँ, सो बहुत मेहनत से लिखा है, नो प्रॉब्लम. सो सिलोज होते हैं टैंक्स विच आर यूज फॉर द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. हाँ, ओके. सो ये कुछ लार्ज टैंक्स होते हैं. मतलब जब हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है. फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स.
मेटालिक बिन्स या जूट बैग्स में स्टोर करते हैं. हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज और ग्रैनरीज. सिलोज मैंने आपको समझाया. और ग्रैनरीज क्या होता है? ग्रैनरीज बेसिकली एक टाइप का सिलो ही होता है जिससे हम प्रोटेक्ट मतलब लाइक पेस्ट रैट और इंसेक्ट से हम ना उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. तो वही होता है ग्रैनरी. ठीक है. सो हाँ, ड्राइड नीम लीव्स. अब देखो पहले ने बोला उसकी मम्मी ड्राइड नीम लीव्स यूज़ करती है. सो व्हाट इज दिस? ओ मैंने ही टच करा, सॉरी. ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एट होम. ड्राइड नीम लीव्स को हम ना जब हमें ग्रेन्स घर पे स्टोर करने हैं उसके लिए यूज़ करा जाता है. अरे फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स. अगर हमें बहुत सारी क्वांटिटी ग्रेन्स की गोडाउन्स में रखनी है, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम. बहुत सारी केमिकल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं ताकि हम उसको पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो करें, प्रोटेक्ट करें. आफ्टर कंप्लीटिंग मेक द फॉलोइंग टेबल इन कंप्लीटेड. अच्छा, हमें यहाँ पे फूड के नाम लिखना और सोर्सेस के, ये आप कर लेना. वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, वेट आपको लिख के बताती हूँ. सो जैसे कि आप यहाँ पे मीट लिख सकते हो. ओहो, इसको शायद ब्लैक से लिखें हम तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. यहाँ पे आप मीट लिख सकते हो. मैं आपको एक्चुअली नीचे बता देती हूँ. नीचे कोई पेज, इट डजंट हैव मच स्पेस, पर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ. जैसे कि वो टेबल थी ना, हाँ ये टेबल थी. यहाँ पे फूड था और यहाँ पे सोर्सेस और यहाँ पे एस नंबर था शायद. सो पहला, दूसरा, तीसरा. पहला गिवन था, दूसरा और तीसरा. मतलब अभी हम करेंगे तो हम सेकंड में लिख देंगे मीट, जो हमें हैन. मैं इसके सिर्फ पहले वर्ड्स लिखती हूँ. गोट और फिश से मिलता है. फिर सेकंड था हमारा एग हमें मिलता है. एग भी हमें हैन और डक से मिलता है. फिर हो गया हनी, जो हमें बी से मिलता है. ठीक है. सो इस टेबल, ये जो ऊपर गिवन टेबल है, उसको कंप्लीट करने के बाद आपने देखा होगा कि जो जैसे कि प्लांट्स होते हैं वैसे भी एनिमल्स जैसे कि आपने इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद देखा होगा कि एनिमल्स मतलब प्लांट्स के जैसे एनिमल्स भी हमें प्रोवाइड करते हैं बहुत टाइप्स के फूड्स. मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज द मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट. इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन. हमने पुरानी क्लास में पढ़ा है कि फूड हम हमेशा प्लांट से ऑब्टेन करते हैं. वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स like selection of seeds, sowing. Similarly animals here that देखो क्रॉप प्रोडक्शन में जैसे कि आपने देखा होगा अभी कि हम बहुत सारे स्टेप्स के साथ वाकिफ हुए हैं, मतलब जाने हम, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एक्सेट्रा, बहुत टाइप्स के. सिमिलरली एनिमल्स हियर एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर. जो हम एनिमल्स जिनको रियर करा जाता है फार्म्स या घर पे, तो उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड कराया जाता है और शेल्टर. और जब ये हुआ जाता है ना बड़े स्केल पे, तब इसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री. सो ठीक है, इसकी मैं आपको बता देती हूँ कि डेफिनेशन कहाँ तक है. जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, देन मैं आपको बताऊँगी कि जो एनिमल हस्बेंड्री की जो डेफिनेशन है वो कहाँ तक है. हाँ, सो अब हम आ जाते हैं एनिमल हस्बेंड्री में. हाँ, सॉरी, हाँ ये तो बहुत मोटा हो गया ना. जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको पतला कर देती हूँ, देन विल सी. सो हाँ, एनिमल्स, अच्छा तो सीधा वही कलर है.
animals reared at home or in farms have to be provided with proper shelter and proper food, shelter and care. जब ये लार्ज स्केल में हुआ जाता है इसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ये मेन है, ठीक है। सो इसी के साथ हमने ये चैप्टर कर लिया है कंप्लीट। पहली बोल दी, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो, फिश इज़ गुड फॉर द हेल्थ, फॉर हेल्थ। फिश हेल्थ के लिए अच्छी होती है क्योंकि हमें इससे कॉड लिवर ऑयल मिलता है जो रिच होता है विटामिन डी में, ठीक है। सो अब हम कुछ कीवर्ड्स ये रहे इसके, एंड ये व्हाट यू हैव लर्नड। नाउ हम एक्सरसाइजेस में आ जाते हैं इसकी। यहाँ पे हमें कुछ वो दिए हैं हिंट्स, और यही हमें यहाँ पे लिखना है। सो अब लिख लेते हैं। व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस। आंसर नंबर फर्स्ट का आंसर है द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एट एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। जब सेम टाइप का, मैंने वीट का एग्जांपल दिया था इसमें, जब सेम काइंड का हम प्लांट मतलब ग्रो करते हैं, मतलब उसका जब कल्टिवेशन लार्ज स्केल में होता है उसको हम कहते हैं क्रॉप, ठीक है। सो इसका आंसर है, हम पहले वाले का आंसर लिख देते हैं क्रॉप। यहाँ पे मैं लिख पाऊँ तो मैं लिख दूँगी, ठीक है, समझ में तो आ ही रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज, देखो यहाँ पे आ जाते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में पहला स्टेप कैसे होता है, क्रॉप को ग्रो करने से पहले कौन सा स्टेप होता है, वो होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे हमें दिया है प्रिपरेशन, तो हम यही प्रिपरेशन लिख देंगे। वैसे यहाँ पे आएगा नहीं, बट ये रहा प्रिपेरेशन। चलो मैं ये हाफ में लिख रही हूँ, प्रिपरेशन, ठीक है। नाउ थर्ड वाले में आ जाते हैं हम। डैमेज सीड्स यानी फ्लोट हो जाएंगी वाटर में, शायद ये गिवन है ऊपर। हाँ, डैमेज सीड्स वुड फ्लोट इन वाटर। ये वाटर हटा दो, बस ये फ्लोट आएगा, ठीक है। तो थर्ड वाले का आंसर हो गया आपका फ्लोट। यहाँ पे आप छोटा सा फ्लोट घुसा सकते हैं अगर आप लिख पाएँ। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। अब क्या चाहिए, अब यहाँ पे दो ही बचे हैं, वाटर एंड न्यूट्रिशंस। वाटर एंड न्यूट्रिशंस चाहिए होता है मतलब ग्रो करने के लिए। देखो, अगर आपको क्रॉप को ग्रो करना है तो वाटर, और यहाँ पे आ गया हमारा सेकेंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। नाउ हम मैच द आइटम्स में आ जाते हैं। मैच आइटम्स इन कॉलम्स ए विद दोज ऑफ कॉलम्स इन बी, ठीक है। इसमें हम कोई और कलर, हाँ ये वाला कलर अच्छा है। खारीफ क्रॉप्स, इसमें हमें एक एक्स्ट्रा गिवन रहता है, इनमें से ये एक्स्ट्रा कभी एक छूटा रहता है, एक में आंसर नहीं रहता है, ठीक है। खारीफ क्रॉप्स कौन से क्रॉप्स होते हैं, देखो खारीफ क्रॉप्स, देखो यहाँ पे दो क्रॉप्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आपको डिफाइन करना है कि खारीफ क्रॉप कौन सा है एंड राबी क्रॉप्स कौन सा है। खारीफ क्रॉप्स होता है पैडी और मेस, इसको हम इससे मार्क कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये हो गया आपका खारीफ क्रॉप, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। ये फर्स्ट वाला हो गया आपका खारीफ क्रॉप। देन आता है राबी क्रॉप होते हैं, हाँ राबी क्रॉप होते हैं आपके वीट, ग्राम और पी। इसको रुको, ये हो गया आपका सेकेंड वाला। नाउ थर्ड वाला, केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं, यूरिया एंड सल्फेट, फॉस्फेट, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड वाले का आंसर। देन अब हम आ जाते हैं फोर्थ वाला है हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर।
ऑर्गेनिक मैन्योर होता है एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन और प्लांट वेस्ट। ये हो गया फोर्थ वाले का आंसर। सो इसका मतलब ये वाला, इसमें इस वाले का कोई भी आंसर नहीं होगा। सो अब हम नीचे आ जाते हैं। हाँ, आपको दो एग्जाम्पल लिखना है, खरीफ क्रॉप, यहाँ पे आपको खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप के दो एग्जाम्पल लिखने हैं। सो आप देखो खरीफ को यहीं से लिख सकते हो। हाँ, खरीफ का आप लिख सकते हो पैडी और मेज, और राबी का आप लिख सकते हो वीट सी। ये हो गया खरीफ क्रॉप का। एंड राबी क्रॉप का हो गया ये वाला, इसके दो लिख दो, वीट ग्राम। ठीक है, देन हम नीचे आ जाते हैं। राइट पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको अपने खुद के वर्ड से लिखना है। सो दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू। आप इसको करिएगा, ये बहुत ईजी है। ये आप बुक से भी कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप लिखने के बाद इसे लर्न करो। ठीक है, सो एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। इसका डिफ्रेंशिएशन वाला जो है, देखो ये ऊपर गिवन है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो आप ये लिख सकते हो आंसर नंबर, वो कौन सा था, हाँ 5th वाले में आप ये लिख सकते हो, ये आंसर नंबर, ये 5th का आंसर है। ठीक है, सो हम नीचे आ जाते हैं। हाँ, और व्हाट इज़ इरीगेशन। देखो आप इसमें वो मॉडर्न वेज वाला लिख सकते हो। इरीगेशन में, इरीगेशन होता है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज इरीगेशन। ठीक है, इफ़ वीट इज क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ वीट इज़ ग्रोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन। वीट देखो, अब देखो वीट होता है राबी क्रॉप होता है, सो ग्रो ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि खरीफ सीजन में ग्रो होगा, तो वो कैसे ग्रो होगा। ठीक है, खरीफ सीजन के वाले प्लांट्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, और उसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो ख़राब हो जाएगा, तो उसको वीट को नहीं हम ग्रो कर सकते हैं। हमारा 8th वाला है, एक सेकेंड। सो हाँ, हमारा 8th वाला है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल्स गेट इफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड। दिस इज़ होमवर्क फॉर यू ऑल। ये मैंने एक्सप्लेन करा था, ये चैप्टर में ही है। आप एक बार चैप्टर फिर से रीड करो, यू विल श्योरली गेट द आंसर। चैप्टर नंबर 9 के लिए ये क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर वीड्स, हाउ वी कैन कंट्रोल देम। ये भी एक होमवर्क है, बिकॉज दीज आर बिग आंसर्स। आई कांट दिस, मैं आपको नहीं बोल सकती हूँ, आप इसको खुद से करेंगे। तो इसको एक बार देख लेते हैं। Arrange the following boxes in proper order to make a flow chart to sugar cane। देखो ये है, ये सारे ये इन्होंने कहा है कि अगर ये फ्लो चार्ट है नीचे, ये शुगर केन यानी गन्ने की क्रॉप प्रोडक्शन के लिए है। तो इसमें क्या क्या है, मतलब पहला कौन सा है हमें बताना है। सबसे पहला तो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है ना। तो सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है मेरे हिसाब से सोइंग, है ना। तो थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है मैन्योरिंग। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ। पहला होता है प्रिपरेशन, अच्छे से, हाँ, पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड होता है आपका सोइंग, थर्ड होता है आपका मैन्योरिंग, एंड आपका फोर्थ होता है इरिगेशन, फिफ्थ होता है आपका हार्वेस्टिंग, एंड सिक्स होता है प्लोइंग द फील्ड, एंड 7 होता है सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। ये 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं। सो हम नीचे आ जाते हैं। हाँ, मैं इसको आपको डिटेल ही कर देती हूँ, अगर मुझसे लिख पाऊँ। सो दैट्स अनदर थिंग, बट लेट्स सी। सो देखो, प्रोवाइडिंग वाटर टू, ये देखो पहला है हमारा प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स। मैं देखो प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स इज ये, दिस इज हैपनिंग। ये जो है ना, ये वाला, व्हाट इज दिस हैपनिंग यार।
ये जो है ना ये वाला, ये है आपका इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन, ये मैं अभी हाफ ही लिख रही हूँ। देन कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। सेकेंड वाला ये हमारा होता है स्टोरेज, ये आपका हो गया स्टोरेज, ठीक है। देन हमारा थर्ड है सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हार्वेस्टर। ये हार्वेस्टर हो गया आपका, ये हार्वेस्टर लिख देना, ठीक है, HARVESTER। फिर आ जाते हैं हम एक्रॉस वाले में, ये रहा हमारा एक्रॉस वाला, ठीक है। सो अ मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप। वो कौन सी मशीन होती है जिनसे मैच्योर्ड क्रॉप को मतलब वो कर सकते हैं रिमूव। सो वो होती है हमारी हाँ, शायद मैंने कुछ गलत बताया आपको, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, मैं इसको शुरू से बता रही हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये है इरिगेशन, ये है हार्वेस्टर, ये है स्टोरेज, ये है आपका ग्राम, और ये है आपका विनोइंग, ये है आपका क्रॉप। हो तो गया? मैं ट्राई कि मैं आपको लिख के बताऊँ। सो आई हैव ट्राइड, एंड ये है आपका विनोइंग, ये है आपका क्रॉप। ओहो, ये आपका विनोइंग, ये मैंने आपका विनोइंग लिखा है, ये क्रॉप लिखा है, ये स्टोरेज लिखा है, ये लिखा नहीं है, हार्वेस्टर है, ये इरिगेशन और ये ग्राम। सो इससे ही हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। सो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? होप सो कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन you just feel free to comment me anytime. I'll be surely replying to all your comments. I'll try. So we'll meet you in my second chapter. हमारा second chapter है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फूल। सो उसी चैप्टर में मिलेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।